हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ बड़े भाई साहब पाठ का सार। बच्चों, पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी है दो भाइयों की जो गांव से शहर पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें जो लेखक है जो हमें ये कहानी बता रहा है वो इस कहानी का एक पात्र है और वो है छोटा भाई। लेखक बताते हैं कि मेरे भाई साहब और मुझ में 5 साल का अंतर है, लेकिन वे केवल मुझसे 3 कक्षा ही आगे हैं। वे पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेते, कभी 1 साल का काम 2 साल में करते हैं और कभी कभी तो उन्हें 3 साल भी लग जाते हैं। वे अपनी शिक्षा की बुनियाद मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका सोचना है कि अगर बुनियाद पुख्ता नहीं होगी तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। लेखक 9 साल के हैं और भाई साहब 14 साल के हैं। वे 9वीं जमात में पढ़ते हैं और लेखक 5वीं में। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील हैं। उनका अध्ययन ऐसा है कि वे हरदम किताबें खोले बैठे रहते हैं और दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते हैं। कभी कभी तो एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते हैं और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखा करते हैं। वो बताते हैं कि मेरा मन खेल कूद में ज़्यादा लगता था और मौका पाते ही मैं हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में आकर कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता। फिर फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठाता था। लेकिन कमरे में वापस आते ही भाई साहब का हमेशा पहला सवाल होता था, कहाँ थे। यह प्रश्न सुनते ही उनका गुस्सा देखकर मेरे प्राण सूख जाते। इसके बाद भाई साहब फिर उपदेश देते कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐसा होता तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। उनके अनुसार अंग्रेजी में पास होने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। वे कहते हैं इतने मेले तमाशे, क्रिकेट और हॉकी मैच हुए पर मैं उनके पास भी नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा के मेहनत की कमाए रुपयों को बर्बाद मत करो। भाई की ये लताड़ सुनकर लेखक आंसू बहाने लगता। उनकी बातें सूखती बाण की तरह लगती और मेरी पढ़ाई की हिम्मत टूट जाती। लेकिन जब 2 घंटे बाद मेरे मन से निराशा के बादल फट जाते तो मैं पढ़ाई में सुधार लाने के लिए झटपट एक टाइम टेबल बनाने का तरीका अपनाता। मैंने अपनाया भी, जिसमें सुबह 6 बजे उठना, मुंह धो के नाश्ता करना, पढ़ने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब आदि सभी विषयों 11 बजे तक पढ़ने की मैंने योजना बनाई। मगर पहले ही दिन मैंने उसकी अवहेलना शुरू कर दी क्योंकि मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की तरह तेजी और फुर्ती मुझे अपनी ओर खींच ले जाती। मेरा मन पढ़ाई से हट जाता, मैं खेलने चला जाता। फिर भाई की डांट से बचने के लिए कमरे में दबे पांव आता। मुझे हमेशा अपने सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती। वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया, भाई साहब फेल हो गए और मैं कक्षा में प्रथम आ गया। अब मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। मुझे अपने ऊपर आत्मसम्मान और अभिमान महसूस होने लगा। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं, लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और मैंने उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार छोड़ दिया। भाई साहब का पहले जैसा मुझ पर अब रोब भी नहीं रहा। मैं आज़ादी से गुल्ली डंडा खेलने लगा। एक बार जब मैं सारा दिन खेलने के बाद रात भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मुझ पर तलवार खींच ली और भूमंडल के स्वामी चक्रवर्ती राजा रावण का हाल बताकर अपने ऊपर घमंड ना करने की सीख दी। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक बात, शैतान का हाल भी बताया, जिसे यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में ये हुआ कि वो स्वर्ग से नर्क में धकेला गया। शाही रूम के बारे में भी मुझे बताया, जो अहंकार के कारण बच्चों भीख मांग मांग कर मर गया।
उन्होंने मेरी सफलता को अंधे के हाथ बटेर लगने के समान बताया। भाई साहब ने 9वीं कक्षा में पास होना दांतों पसीना आ जाने के समान बताते हुए मुझे अलजबरा, ज्योमेट्री और इंग्लिस्तान के इतिहास विषयों को पढ़ने में होने वाली कठिनाइयों, जैसे बादशाहों के नाम याद रखने में होने वाली कठिनाइयों के साथ साथ परीक्षा में अ ब ज की जगह अ ज ब लिखने से कटने वाले नंबरों के बारे में परीक्षकों के निर्दयी बता आज की रटन शिक्षा पद्धति को छात्रों का खून पीने वाली बताया। साथ ही उन्होंने समय की पाबंदी पर लिखे एक निबंध को 4 पन्नों से कम ना लिखने के नियम को पन्ने रंगने कहकर अनुचित बताते हुए शिक्षकों का संक्षेप और विस्तार में अंतर पता ना होने का पता इस उदाहरण के द्वारा बताया और पढ़ाई के दबाव को एक मुहावरा जैसे तेज भी दौड़िए और धीरे भी के माध्यम से मुझे बताया। मैं रोने लगा। मेरी पास होने की जो खुशी थी ना वो आधी हो गई। अगले वर्ष मैं फिर कक्षा में अव्वल आ गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। मुझे दुख हुआ और उन पर दया भी आई। मेरे मन में एक कुटिल भावना भी आई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा ताकि वे मेरी बेइज्जती ना कर सके। अब उन्होंने मुझे डांटना बहुत कम कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मुझे स्वच्छंदता आज़ादी बढ़ गई। अब मैं उसका लाभ अनुचित उठाने लगा। मेरी ये धारणा हो गई मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास तो मैं हो ही जाऊंगा। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ता था ना वो भी बंद कर दिया। मुझे कनकौवे उड़ाने का, पतंग उड़ाने का शौक़ पैदा हो गया। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं पतंग लूटने में बेहाशा दौड़ा जा रहा था। पतंग आकाशगामी पथिक की तरह आत्मा बन स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने की तरह नीचे गिर रही थी और बालकों की पूरी सेना उसके पीछे दौड़ रही थी। तभी मुझे अचानक भाई साहब मिल गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। गुस्से में ना केवल मुझे डांटा बल्कि मुझे 8वीं क्लास का महत्व बताया कि किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग तहसीलदार, हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक हैं। उन्होंने मुझे अनुभवी होने का महत्व समझाते हुए कहा कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं या 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, वे हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। उदाहरण देते हैं कि मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे वो ना किसी को तार देंगे ना घबराएंगे। पहले वो खुद मेरी मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे। अगर सफल ना हो पाए तब डॉक्टर को बुलाएंगे। तो हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का पूरा अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। एक और उदाहरण दिया हेडमास्टर साहब का। MA पास है, वो भी ऑक्सफोर्ड से। 1000 रुपये कमाते थे लेकिन घर का खर्च नहीं चला पाए, कर्जदार बने रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने घर के जिम्मेदारी और पैसों की जिम्मेदारी अपनी बूढ़ी माँ को दे दी, जो उनसे कम पढ़ी लिखी हैं, शायद ना के बराबर दे दी, तो घर में उनकी लक्ष्मी आ गई, अमीर हो गए वो। भाई साहब ने मुझे चेतावनी दी कि अगर तुम बेराह चलोगे और कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम पे थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत होकर उनसे कहते हैं कि मुझे आपको मुझसे सब कुछ कहने का अधिकार है। यस, जैसे ही उन्होंने सुना, बड़े भाई साहब ने उसे गले से लगा लिया और बोले कि तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा मन नहीं करता तुम्हें मना करने को, मेरा भी दिल करता है मैं पतंग उड़ाऊं, लेकिन यदि मैं ऐसा काम करूंगा तो तुम्हें कैसे समझाऊंगा। उसी समय बच्चों एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने लपक के पकड़ ली और हॉस्टल की ओर दौड़े। पीछे पीछे मैं भी हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ा। बच्चों, इस पूरे सार में मैंने अंडरलाइन किया है, रेड कलर किया है मुहावरों पर, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं लाइनें दे देते हैं, बोलते इस समय आप कौन सा मुहावरा लिख सकते हैं इस लाइन पर, तो आपको इससे मदद मिलेगी। और मैंने हेडिंग भी लिखी है ताकि अगर आपसे इन हेडिंगों से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप आंसर के लिए कौन सी लाइन लिखें इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाए। तो मैंने उसके लिए
हेडलाइट रेड कलर से किया है।